इमेजिन एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 मूवीज डायरेक्ट की और उसकी दूसरी मूवी का सीक्वल ऐसा डोमिनेंस पैदा करता है कि लाइन से 7 मूवीज अपनी रिलीज डेट को शिफ्ट कर देती हैं सिर्फ उस मूवी के डोमिनेंस की वजह से। फिल्म जैसे कि डकॉयत, पेड्डी, पैराडाइज, गबरू, पति पत्नी और वो 2 और द मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉक्सिक। डैडीज होम। अच्छा। सब अपनी डेट शिफ्ट कर देते हैं इस मूवी के डर की वजह से। हौसला, ईंधन, बदला। जो डोमिनेंस हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत रेयरली देखने को मिलती है और इंडस्ट्री के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स इस फिल्म मेकर की क्राफ्ट की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। आदित्य धार एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने अपने क्राफ्ट पे ऐसा डेडिकेशन दिखाया कि जहां एक तरफ मूवीज की रिलीज डेट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स की तारीफें होती हैं, उनकी फिल्म्स जैसे कि उरी, धुरंधर की दोनों पार्ट्स उनके नाम से लोग जानने लग जाते हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस से बनी हुई फिल्म्स जैसे कि बारामुल्ला, आर्टिकल 370, धूमधाम की आज भी तारीफ होती है। एंड इट्स क्लियर कि आदित्य धार ने प्रूव करके दिखा दिया है कि वो इस सिनेमा को वो प्रोडक्ट देने की क्षमता, पोटेंशियल रखते हैं जिसकी तलाश इंडियन ऑडियंस काफी वक्त से कर रही है। उस क्वालिटी सिनेमा की जो कहीं खो सी गई थी। लेकिन इनकी जर्नी सिंपल नहीं थी गाइस। इनकी पहली फिल्म उरी से भी पहले इनकी मूवीज शूट होने से पहले ही कैंसिल हो जाती थी। इंडस्ट्री ने इनकी स्क्रिप्ट्स और आइडियाज तक चोरी की हैं। इनकी मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट को मिड प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उनके अंदर ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने जनता को वो मूवी दी जिसके मिनिमल प्रमोशन पे 1300 करोड़ की कमाई कर ली उन्होंने। ऐसा क्या यूनिक किया आदित्य धार ने जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अचीव नहीं कर पाए? ऐसा क्या किया आदित्य धार ने कि एक मेजर प्रोडक्शन हाउस की फ्रेंचाइजी को लोग अब उनकी फिल्म के सामने एक चीप प्रोडक्ट बोलने लग गए हैं? ऐसा क्या किया आदित्य धार ने कि वो इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर बन गए? आज मैं राजीव कुमार बात करूंगा इसके बारे में, तो वीडियो शुरू करने से पहले YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। क्या तुम यकीन करोगे कि आदित्य धार डिस्लेक्सिक है? ये बात उन्होंने खुद रिवील की है। उन्हें बेसिक रीडिंग में काफी इश्यूज आते हैं और सिर्फ कुछ पेजेस पढ़ने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। आदित्य धार एक कश्मीरी फैमिली में पैदा हुए थे जो दिल्ली माइग्रेट हो चुकी थी। अब आदित्य की फैमिली काफी स्कॉलर रही है, जहां उनकी मदर सुनीता धर दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की डीन थी। और जहां एक तरफ पढ़ाई में आदित्य को इश्यूज हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घर में म्यूजिक, ड्रामा परफॉर्मेंसेस, आर्ट्स का कल्चर आदित्य को काफी फैसिनेटिंग लगने लग गया। इनफैक्ट उनके दिल्ली वाले घर का नाम था B62, जिसके लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे जाके मूवी थिएटर था और राइट साइड में भी थोड़ा आगे जाके मूवी थिएटर ही था। अब बचपन से आदित्य धार और उनके बड़े भाई लोकेश धर मूवीज देखते रहते थे। वो उस क्राफ्ट से बहुत फैसिनेटेड रहते थे, लेकिन मूवीज में जाने का कोई प्लान नहीं था उनका। इनफैक्ट वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे और वो अंडर-19 टीम में सिलेक्ट भी हो गए थे। लेकिन आदित्य धार की लाइफ का एक पैटर्न है दोस्तों। उनके हाथ में आई अपॉर्चुनिटीज छिन जाती हैं और यहां भी वही केस हमें देखने को मिला, जहां क्रिकेट पॉलिटिक्स की वजह से उनका अंडर-19 में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, जिसके बाद फोकस उनका शिफ्ट हो जाता है दिल्ली म्यूजिक थिएटर में, जहां उन्होंने अपने स्किल्स को काफी ज्यादा पॉलिश किया। और इसी बीच आदित्य देखते हैं फिल्म गर्दिश, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, और ये मूवी उन्हें फैसिनेट करती है। फिल्म का रियलिज्म, फिल्म का टोन, इमोशनल इंटेंसिटी से आदित्य धार काफी रिलेट भी कर पाते हैं और उनका गोल सेट हुआ कि उन्हें इसी फील्ड में कुछ तो करना है। जिसके बाद वो 2006 के सितंबर में दिल्ली से मुंबई आ जाते हैं फिल्म सिटी की माया नगरी को एक्सप्लोर करने के लिए। Because he was a cricketer, it seems. So he could not get into the under-19 team because of some political influence. So he was moved out. So he was very disappointed sitting at home. Somebody called him to see a film. That was Gardish. So he said, I saw Gardish. Then I thought, okay, this is something I want to do. And I came to Bombay. जहां मुंबई में आने के बाद कहते हैं कि उन्होंने एज आरजे काम किया, लेकिन आरजे गोल तो नहीं था उनका। उन्हें अपनी कहानी सुनानी थी, क्योंकि उनके जहन में एक बात थी जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें कही थी। ऑब्सक्योरिटी में नहीं मरना चाहिए, एटलीस्ट मरने से पहले नाम कमा के जा। एंड दैट थिंग केप्ट प्लेइंग इन माई हेड कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं इधर पहुंचा हूँ और इधर तक आ गया हूँ और इतना सपोर्ट है फैमिली का, भाई का, सबका, दोस्तों का, देन आई डोंट वांट टू डाई इन ऑब्सक्योरिटी। आई वांट टू मेक a name for myself, even if it's in one film. मैं एक फिल्म करके जाऊंगा, बट ढंग से करके जाऊंगा, पूरी शिद्दत से करके जाऊंगा। अब वो हर एक प्रोडक्शन हाउस में हर सुबह उठ के जाते थे बस काम की तलाश में, और फिल्म काबुल एक्सप्रेस में वो एज एन एडी काम करना शुरू करते हैं। लेकिन एडीज को ना पेमेंट के नाम पे बस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और इस शहर में सरवाइव करना है तो भाई
ऐसे कमाने तो पड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने काबुल एक्सप्रेस के लिए लिरिक्स भी लिखे और उससे पैसे भी कमाए। इनफैक्ट फिल्म्स जैसे कि हाले दिल, डैडी कूल और फिर में भी उन्होंने लिरिक्स राइटिंग में कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी तरफ से। एंड यहाँ करियर उनका सेट हो सकता था, लेकिन आदित्य को लिरिक्स राइटिंग से ज्यादा स्क्रीन प्ले राइटिंग ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था। इनफैक्ट उन्होंने 2009 में एक शॉर्ट फिल्म लिखी और उसकी डायरेक्शन में असिस्ट भी किया, जिसका नाम था बूंद। आदित्य धार का मानना है कि एक फिल्म तब चलेगी जब उसकी स्क्रिप्ट स्ट्रांग हो, और बूंद की स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग थी कि इस शॉर्ट फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिलता है। दिस शोज कि आदित्य धार को बस अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और वो दिखा सकते हैं कि उनमें क्या पोटेंशियल है। अब आदित्य कई फिल्म्स में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है उस डायरेक्टर के साथ काम करने की जिनकी फिल्म वो देखते थे बचपन में और फैसिनेट होते थे, मिस्टर प्रियदर्शन। जहां फिल्म आक्रोश और तेज में उन्होंने प्रियदर्शन के साथ काम किया एज अ डायलॉग राइटर, लेकिन वो प्रियदर्शन को असिस्ट भी करते थे। ऑलमोस्ट हर टेक्निकल डिपार्टमेंट में उन्होंने कोई ना कोई हेल्प तो की ही है, जिसे देखते हुए प्रियदर्शन बहुत इंप्रेस भी हुए थे आदित्य से। One good thing was Aditya was working with me. He was writing dialogues also for me. Correct. So 3 years I think we worked together, and I was also always positive about it because he had a wonderful language. That was his biggest asset at that time. इनफैक्ट आदित्य धार ने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे विद्यु विनोद चोपड़ा जी, रोहन सिप्पी जी, विशाल भारद्वाज जी। अब याद रखना, आदित्य धार का गोल था कि वो अपनी कहानी सुनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें बस वो एक मौका मिले और बस वो दिखा दे दुनिया को कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, और उन्हें एक फर्स्ट फिल्म मूवी डायरेक्ट करने का मौका भी मिलता है। कहते हैं कि विशाल भारद्वाज रस्किन बॉन्ड की नॉवेल को अडैप्ट करने वाले थे और आदित्य धार को उन्होंने चूज किया था इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी मैटेरियलाइज नहीं हो पाया और ये मूवी कैंसिल हो गई। वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा के लिए भी एक मूवी डायरेक्ट करने जा रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी नहीं बन पाया। 2012 के अराउंड आदित्य धार को ये अपॉर्चुनिटी फिर से मिलती है, जहां वो धर्मा प्रोडक्शन के लिए सूफी डायरेक्ट करने जा रहे थे। 1 साल तक वो स्क्रिप्ट और प्री प्रोडक्शन में काम कर रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी नहीं बन पाया। आदित्य धार की लाइफ का ना एक पैटर्न है, उनके हाथ में आई अपॉर्चुनिटीज ना छिन जाती, लेकिन फिर आदित्य के हाथ एक ऐसी फिल्म आ गई जिसके बाद उन्होंने ऐसा चैलेंज लिया कि उनकी फर्स्ट फिल्म 10 गुना ज्यादा रिटर्न लेकर आई है बॉक्स ऑफिस पे। एंड गेस वो फिल्म कौन सी थी? आदित्य धार जिस इंडस्ट्री में आए थे वहां उनके साथ काफी धोखा हुआ। उन्होंने रिवील भी किया कि उनकी एक स्क्रिप्ट चोरी तक हो गई थी। जिन लोगों पे भरोसा किया था उन्होंने, उस स्क्रिप्ट को चोरी करके उन्होंने 100 करोड़ की एक मूवी ही बना डाली। कई सेट्स पे उनकी रिसर्च एंड वर्क को सीनियर्स यूज कर लेते थे, लेकिन क्रेडिट के नाम पे उन्हें साइड कर दिया जाता था। लगातार उन्हें धोखे पे धोखे मिलते जा रहे थे और वो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे इस इंडस्ट्री की प्रैक्टिस से। एक तरफ डायरेक्शन का चांस मिलते ही फिल्म कैंसिल हो रही थी, तो दूसरी तरफ धोखा। लेकिन इस मूवमेंट पे उन्हें मोटिवेट करते हैं प्रियदर्शन और स्क्रीन राइटर रॉबिन भट्ट जी, जो आदित्य धार को एडवाइस देते हैं कि तू अपना काम करते रहे नो मैटर व्हाट। अब 2016 में आदित्य धार के पास फिर से अपॉर्चुनिटी आती है धर्मा की तरफ से कि उन्हें एक फिल्म डायरेक्ट करनी है धर्मा के लिए। फिल्म का नाम होने वाला था रात बाकी है, जहां मूवी के लीड में होने वाले थे कैटरीना कैफ और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, जो ऑलरेडी धर्मा के साथ ऐ दिल है मुश्किल एंड कपूर एंड सन्स में काम कर चुके थे। अब आदित्य धार सेट थे डायरेक्टर चेयर पर बैठने के लिए, लेकिन आदित्य धार की लाइफ का एक पैटर्न है दोस्तों, उनके हाथ में आई अपॉर्चुनिटीज छिन जाती हैं। 18 सितंबर 2016 में उरी में डिफेंस पर्सनल्स पे होता है एक मैसिव टेररिस्ट अटैक बाय टेररिस्ट फ्रॉम पीओके। ये टेरर अटैक पूरे देश को एक शॉक में भेज देता है, जिसके बाद डिमांड होती है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई भी ट्रेड नहीं करेगा इंडिया। इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्हें बैन कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल शूट होके तैयार हो चुकी थी और अक्टूबर में रिलीज भी होने वाली थी। 29 सितंबर 2016 को पूरे देश के सामने अनाउंस होता है कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की है पीओके में टेरर कैंप्स पे और उरी अटैक का बदला ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं कि ऐ दिल है मुश्किल को रिलीज करने से ही बैन कर दिया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ फवाद खान। करण जौहर के ऑफिस के अराउंड प्रोटेस्ट होते हैं, जिसके बाद करण इंडियन आर्मी की फैमिलीज को पॉलिटिकल पार्टीज के कहने पर 5 करोड़ डोनेट भी करते हैं और एक वीडियो पब्लिकली पोस्ट भी करते हैं। There are few people would actually believe that I'm being anti-national. I need to say this, and I say this with strength, that for me, my country comes first. Nothing else matters to me but my country. When I shot my film Ae Dil Hai Mushkil in
September to December last year, the climate was completely different. The circumstances were completely different. I respect the sentiment today. I understand the sentiment because I feel the same. Going forward, I would like to say that of course I will not engage with talent from the neighboring country given the circumstance. अब इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद एक चीज तो क्लियर थी कि आदित्य धार की नेक्स्ट डायरेक्टोरियल मूवी रात बाकी है फीचरिंग कैटरीना कैफ और फवाद खान पे एक फॉरएवर हॉल्ट लग गया है। कोशिश थी कि फवाद को रिप्लेस किया जाए, लेकिन मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ये मूवी कैंसिल हो जाती है और आदित्य धार के हाथ से एक और मौका छिन जाता है। आदित्य धार के लिए ये न्यूज काफी शॉकिंग थी, लेकिन वो काफी क्यूरियस हुए किसी और बात से। वो कश्मीर से हैं, बचपन से उन्होंने के बारे में सुना है, देखा है और वो आर्मी में भी जाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई में बुरे होने की वजह से वो जा नहीं पाए। अब आदित्य के दिमाग में एक बात आती है कि जिस इवेंट की वजह से उनकी मूवी कैंसिल हो गई, वो उसी इवेंट की कहानी को जानना चाहते थे, क्योंकि वो उसी पे पिक्चर बनाना चाहते थे। वो इस कहानी को सुनाना चाहते थे लोगों को, जिसके बाद 1 अक्टूबर 2016 को आदित्य अपनी रिसर्च शुरू करते हैं। जहां उरी अटैक अगेन क्लासिफाइड है, उसकी ज्यादा डिटेल्स बाहर पब्लिकली नहीं है अवेलेबल, तो आदित्य एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह रिटायर्ड आर्मी के लोगों से लेकर जर्नलिस्ट से सबसे बात करने लग जाते हैं। अपनी जेब से वो पैसे डालने लगे इस रिसर्च के लिए। फ्लाइट से लेके होटल्स तक सब कुछ उन्होंने अपनी जेब से कवर किया और 1 मार्च 2017 को आदित्य की रिसर्च फिनिश होती। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है अपने ही दोस्त से कि एक और प्रोड्यूसर उरी अटैक पर मूवी बनाने जा रहे हैं। अब फिर से आदित्य के हाथ से अपॉर्चुनिटी जाने वाली थी और इस न्यूज ने आदित्य को ऐसा पुश दिया कि उन्होंने खुद को कमरे में 12 दिन के लिए बंद कर दिया और सिर्फ 12 दिन के अंदर उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट रेडी करके अपने मैनेजर चैतन्य हेगड़े को भेज दी और तुरंत कॉल करके कहा, दिस हैज टू बी मेड। अब ये स्क्रिप्ट उनके मैनेजर ने तुरंत फॉरवर्ड कर दी RSVP प्रोडक्शंस की एसोसिएट प्रोड्यूसर सोनिया कानवर को, जिसे भेज के चैतन्य कहते हैं, अगर ये स्क्रिप्ट आप अगले 2 घंटे में पढ़ सकते हो तो पढ़ो, क्योंकि जवाब अभी चाहिए। सोनिया 2 घंटे बाद इस स्क्रिप्ट को पढ़ के फॉरवर्ड करती हैं RSVP के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला को। अब यूजुअली प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट को पढ़ने में दिन लगा देते हैं या फिर महीने लगा देते हैं और उस वक्त रॉनी वाइजैक ट्रैवल कर रहे थे बाय फ्लाइट, तो प्लेन बोर्ड करने ही वाले थे और इसी फ्लाइट में रॉनी ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ डाली और लैंड होते ही उन्होंने कहा, यस वी आर डूइंग दिस। इमेजिन, एक तरफ आदित्य को महीनों या सालों लग जाते थे स्क्रिप्ट्स अप्रूवल के लिए, वहीं उनकी स्क्रिप्ट बस कुछ घंटों में अप्रूव हो गई। आदित्य को 30 करोड़ का बजट अलॉट होता है और उन्होंने विकी कौशल को चूज किया इस फिल्म के लिए, जिन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था कि वो इसे पुल ऑफ भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि विक्की उस वक्त इंडस्ट्री के लिए न्यू थे। वो काफी स्किनी थे उस टाइम पे, इतने पॉपुलर भी नहीं थे, उनका डांस भी इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन आदित्य ट्रस्टेड विक्की। 8 महीने विक्की कौशल आर्मी ट्रेनिंग से लेकर जिम सब कुछ कर और 25 किलो तक का वेट पुट ऑन करके वो इस मूवी के लिए रेडी हो जाते हैं। सर्बिया में फिल्म की लोकेशन बनाई गई। फिल्म के सेट पे सारे यंगस्टर्स थे और सब के सब मोटिवेटेड और रेडी थे। आई गेस द जोश वाज हाई और 50 दिन के शेड्यूल को आदित्य ने 49 डेज में रैप अप कर दिया। एक टाइट बजट में लाइट्स से लेकर लोकेशन सब कुछ मैनेज की उन्होंने और ऑलमोस्ट 30-40 करोड़ की बजट वाली ये फिल्म 340 करोड़ का कलेक्शन करती है। 10 गुना ज्यादा रिटर्न लेकर आती है ये फिल्म, जिसने आर्मी की लाइफ को, उनके तौर तरीकों को इस इमोशनल वे में दिखाया कि सारा देश इस मूवी से कनेक्ट कर पाया। और आदित्य ने रिवील किया कि यंगस्टर्स उनके पास आके कहने लग गए कि वो उरी देखने के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। इट्स जस्ट लाइक कि एक टाइम पे जब बॉर्डर आई थी तो सनी देओल भी यही कहते थे कि लोग उनके पास आते थे और कहते थे कि हमने जब आपकी बॉर्डर देखी उसके बाद हमें फील हुआ कि हमें आर्मी में जाना चाहिए। एंड इट्स ओवरवेलमिंग। अपनी फर्स्ट फिल्म से ही आदित्य ने इंडस्ट्री में तूफान क्रिएट कर दिया। एंड सवाल था, व्हाट्स नेक्स्ट? आदित्य धार ने रिवील किया था कि 12 प्रोड्यूसर्स थे जो उरी पर मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन उनमें और आदित्य में डिफरेंस यही था कि वो प्रोड्यूसर्स आर्मी से परमिशन लेके उन्हीं से कहानी लेना चाहते थे, लेकिन आदित्य के पास स्टोरी रेडी थी। उनकी रिसर्च एंड डेडिकेशन को देखते हुए आर्मी ने आदित्य को परमिशन एंड इंफॉर्मेशन दोनों दी। 6 महीने की रिसर्च वॉज एनफ कि आदित्य 12 दिन में स्क्रीन प्ले लिख कर एक 340 करोड़ की मूवी बना पाए। और सवाल था, व्हाट्स नेक्स्ट गाइस? एंड द नेक्स्ट था उनका सबसे
सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट अश्वत्थामा, एक साई-फाई प्रोजेक्ट जो फ्यूचरिस्टिक होगा, स्टारिंग विकी कौशल। अब इसी बीच कोविड-19 सारे देश में कहर मचा देता है। चारों तरफ एक डिप्रेशन का माहौल था और इस सैडनेस में आदित्य खुशी बांटना चाहते थे। आदित्य के बड़े भाई लोकेश धर एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे यूटीवी मोशन पिक्चर्स में एंड वो फॉक्स स्टार स्टूडियोज के साथ खुद का प्रोडक्शन हाउस फॉर्म करते हैं कॉल्ड B62 स्टूडियोज। उनके दिल्ली वाले घर के नाम पे बेस्ड एक प्रोडक्शन हाउस जहां से दोनों भाइयों की फिल्म जर्नी शुरू हुई थी। गोल सिंपल था कि वो कहानी सुनाई जाए जो वो सुनाना चाहते हैं, वो टैलेंट्स को पुश दिया जाए जिसमें वो बिलीव करते हैं और क्वालिटी सिनेमा इस देश को दिया जाए। और उसी कोविड के दुख में खुशी बांटने के लिए वो एक कॉमेडी फिल्म लिखते हैं कॉल्ड धूमधाम, जो सीधा OTT पे रिलीज हुई। B62 प्रोडक्शन से फिर आती है आर्टिकल 370 जो 20 करोड़ के बजट में बनी और 110 करोड़ का कलेक्शन करती है। और बारामुल्ला अगेन OTT पे रिलीज होती है, उसे भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है ऑडियंस से। लेकिन आदित्य का फोकस था अश्वत्थामा पे, जिसे लिखने के लिए वो अपने भाई के LA वाले घर पे चले गए। और Jan 11, 2021 में एक पोस्टर दुनिया के सामने रखते हैं आदित्य और जनता काफी एक्साइटेड थी इस पोस्टर को देखकर। फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे थे रॉनी स्क्रूवाला और सब कुछ सेट था। आदित्य ने इंटेंस रिसर्च की थी इस मूवी के लिए और 2 साल उन्होंने इस मूवी के प्री प्रोडक्शन को दिए। VFX से लेकर प्री विजुअलाइजेशन, स्टंट टीम, स्टोरी बोर्डिंग एंड व्हाट नॉट, सब पर आदित्य ने फोकस किया, जिसमें 30 करोड़ का खर्चा हुआ था आदित्य का खुद का। लेकिन अश्वत्थामा कभी नहीं बन पाई, जिसका रीजन था इस पिक्चर का बजट। अब आदित्य धार को 125 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था बाय रॉनी स्क्रूवाला, लेकिन प्री प्रोडक्शन में आदित्य एक बात समझ गए थे कि अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं लोगों को तो उन्हें 350 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रोड्यूसर्स कन्विंस ही नहीं हो पा रहे थे। वो चाहते थे कि विक्की कौशल को रिप्लेस करके किसी बड़े स्टार को लाया जाए ताकि बॉक्स ऑफिस रिटर्न अच्छे से मिल पाए। अब रणवीर सिंह से लेकर अल्लू अर्जुन तक सबको कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन आदित्य धार की लाइफ का एक पैटर्न है दोस्तों, उनके हाथ में आई अपॉर्चुनिटीज छिन जाती हैं और यहां भी यही हुआ। अश्वत्थामा के साथ इतनी अड़चने आई कि आदित्य धार ने अश्वत्थामा को रोक ही दिया। रॉनी स्क्रूवाला 350 करोड़ का गैम्बल नहीं खेलना चाहते थे, जिसकी वजह से आदित्य ने 30 करोड़ के प्री प्रोडक्शन वाले नुकसान को सहना बेटर समझा। जब आदित्य धार से पूछा गया अश्वत्थामा के बारे में तो उनका ये रिस्पॉन्स था। The kind of vision I had for that, we all had for that film, it was too big for the mathematics to work for Indian cinema, because the kind of VFX quality we were looking at, nobody has even strived for it yet. Unfortunately, जब तक या फिर तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए या फिर हमारा जो सिनेमा हॉल के जितने सिनेमा हॉल्स हैं वो बढ़ जाए, लोग जाने ज्यादा लगे, तब तक मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आदित्य धार के अश्वत्थामा का कैंसिल होना उनके लिए काफी शॉकिंग था एंड आदित्य के अंदर एक गुस्सा था एंड ही जस्ट वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ। और फिर एक अनाउंसमेंट होती है, एक स्टार कास्ट, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स थे। जनता एक्साइटेड थी भाई कि ऐसा आखिर क्या आने वाला है। फिल्म का टीजर जुलाई 6, 2025 को रिलीज होता है, जो एक मैसिव हाइप क्रिएट कर देती है। और ट्रेलर इस हाइप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होती है आदित्य धार की सेकंड डायरेक्टोरियल मूवी धुरंधर, जिसमें मिनिमल प्रमोशन होता है और उसकी कास्ट इंटरव्यूज भी नहीं देती। और जनता सोचने लग जाती है कि यार मूवी का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या इन्हें अपने ही प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं है क्या? लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी किसी मूवी का ओवर प्रमोशन होता है तो समझ जाओ प्रोजेक्ट में कुछ तो गड़बड़ है। धुरंधर 50-60 ऑक्यूपेंसी पे रिलीज होती है, लेकिन फिल्म लोगों को शॉक कर देती है। ग्राउंडेड स्टोरी, ग्राउंडेड एक्शन और एक परफेक्ट स्क्रीन प्ले मूवी के हर एक कैरेक्टर से लोगों को कनेक्ट करवाता है। जनता इस मूवी को मल्टीपल टाइम्स देखने जाती है और जहां एक तरफ लिमिटेड शोज थे, वहीं इस मूवी की डिमांड ऐसी बढ़ी कि मॉर्निंग शोज तक ऐड कर दिए गए और थिएटर्स फुल थे। और ये फिल्म इतनी बड़ी बन गई कि इसे 2 पार्ट में रिलीज करना पड़ा। नाउ इमेजिन, धुरंधर 1 और 2 का बजट ही टोटल 280 करोड़ बताया जाता है और आदित्य धार का फर्स्ट कट 7 से 8 घंटे का था और वो कुछ भी कट नहीं करना चाहते थे। तो इसे देखते हुए आदित्य धार ने इस मूवी को 2 पार्ट में कट किया ताकि स्टोरी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और धुरंधर का पार्ट 2 भी अनाउंस होता है पिक्चर के एंड में। और पार्ट 1 1300 करोड़ का बिजनेस करती है और पार्ट 2 की हाइप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 7 मूवीज अपनी रिलीज डेट शिफ्ट कर देती हैं। एंड आदित्य धार ने धुरंधर से ये प्रूव करके दिखा दिया कि ही इज हियर टू स्टे, ही इज हियर टू गिव इंडिया द क्वालिटी सिनेमा इट डिजर्व्स। उनका गोल सिंपल है, इंडियन सिनेमा को उस लेवल पर ले जाओ कि उसे उसका ऑस्कर मिल जाए। I really want to see me or one of my colleagues to stand an Oscar on the stage and win it for India. It will only happen if we
if we compete with them, and to compete with them we have to be excellent. सवाल है कि आदित्य धार सिर्फ 2 फिल्म्स डायरेक्ट करके इंडिया के सबसे पावरफुल फिल्म मेकर कैसे बन गए? एंड सिंपल जवाब है उनका खुद को प्रूव करके दिखाने का जज्बा। ऑब्सक्योरिटी में नहीं मरना चाहिए, एटलीस्ट मरने से पहले नाम कमा के जा। जहां एक तरफ लोग फिल्म्स में असिस्ट करके सीखते हैं कि डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने सीखा कि क्या मिस्टेक नहीं करनी उन्हें अपनी फिल्म्स में। प्लस आदित्य राइटिंग की पावर में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि एक राइटर फिल्म मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और याद रख, राइटर बाप होता है, राइटर। जिसकी वजह से उनकी स्क्रिप्ट्स काफी डिटेल्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मूवीज के लिए रिसर्च में जान डाल देते हैं। उनकी मूवीज में हर एक एलिमेंट डिटेलिंग में रहता है, जिसकी वजह से उनकी फिल्म्स के हर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस भी मिलती है। I mean, अगर हम उरी उठाकर ही देख लें तो हमें विक्की कौशल के साथ साथ मूवी में उनके कलीग्स, परेश रावल जी का कैरेक्टर, DRDO का वो यंग साइंटिस्ट, इवन एक टेररिस्ट याद रहता है। धुरंधर में भी एक सिंपल जूस शॉप ओनर हो या एक साइड विलन हो जिसे पेट्रोल में इंटरेस्ट है फॉर सम रीजन, मतलब हमें याद रहते हैं वो भी। एंड अगर हम इतिहास उठाकर देख लें तो कई स्पाई मूवीज आई और गई जिसे हम एक बार देखकर एंजॉय तो कर लेते हैं पर फिर बाद में भूल जाते हैं। I mean, पठान और टाइगर में हमें क्या याद है? सिर्फ शाहरुख खान और सलमान का गमछा। वहीं संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल हो या अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर, हर एक कैरेक्टर याद है हमें। इन मूवीज में वो रिवॉचेबल फैक्टर है जो कई मूवीज में मिसिंग होता है। और यही फॉर्मूला है आदित्य धार का, जहां बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े बड़े स्टार्स की पावर पे डिपेंड करते हैं ताकि उनकी पिक्चर हिट हो जाए, आइटम सॉन्ग्स पे डिपेंड करते हैं, फालतू के कॉमेडी सीन्स पे डिपेंड करते हैं, फ्रेंचाइजी की सक्सेस पे डिपेंड करते हैं जस्ट टू मेक देयर मूवी हिट। लेकिन वो एक मेन फैक्टर ना भूल जाते हैं कि फिल्म की राइटिंग कितनी जरूरी होती है। और याद रख, राइटर बाप होता है, राइटर। इसलिए इंडस्ट्री में रेयरली ऐसी फिल्म्स आती हैं जो इवेंट मूवी ही बन जाती हैं। प्लस आदित्य धार का ग्राउंडेड बैकग्राउंड और स्ट्रगल एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है उनकी सक्सेस के पीछे। वो ग्राउंडेड रियलिटी समझते हैं इंडस्ट्री की। उन्हें पता है कि 350 करोड़ में वो क्वालिटी वो अश्वत्थामा में नहीं दे सकते क्योंकि VFX के मामले में इंडियन सिनेमा एक लिमिटेशन में बंध जाता है। एंड इवन इंडिया में लैक ऑफ थिएटर्स की प्रॉब्लम भी है, जहां चाइना में 90,000 स्क्रीन्स है, USA में 40,000 स्क्रीन्स है, वहीं इंडिया में सिर्फ 10,000 स्क्रीन्स हैं। अगर हम धुरंधर के 1300 करोड़ के कलेक्शन को USA में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये रफली 200 मिलियन बनता है, जो एक एवरेज हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का बजट होता है या फिर हॉलीवुड एक्टर की फीस होती है। आदित्य धार इस रियलिटी को समझते हैं कि अगर इंडियन सिनेमा में क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो सिनेमा स्क्रीन्स बढ़ानी होंगी ताकि हाई बजट मूवीज को ज्यादा स्क्रीन भी दे पाए। जब फिल्म मेकर्स ग्राउंडेड होते हैं, वो समाज की रियलिटी समझते हैं, एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट को त्याग देते हैं और अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लेते हैं, तब उनकी स्क्रिप्ट्स में ऑनेस्टी भी दिखती है। और जब फिल्म मेकिंग में ऑनेस्टी होती है तो जनता उनके काम से ऑलरेडी कनेक्ट कर पाती है। वो थिएटर जाएंगे डिस्पाइट ऑल द फैक्टर्स और उस क्वालिटी सिनेमा को सपोर्ट भी करेंगे नो मैटर व्हाट। आदित्य धार अपने क्राफ्ट को समझते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री को वो सिनेमा दिया है जिसे एंटी गवर्नमेंट वाले लोग प्रोपेगेंडा भी कहते हैं, लेकिन असली ऑडियंस उनके क्राफ्ट से कनेक्ट कर पाती है कि आज वो संदीप रेड्डी वांगा जैसे एक ब्रांड बन चुके हैं। माइंड यू, दोनों की एज में कोई ज्यादा गैप नहीं है एंड इट्स क्लियर कि ये न्यू जेन डायरेक्टर्स इंडियन सिनेमा का फ्यूचर है, जहां इन्हीं की वजह से बाकी स्टूडियोज फाइनली क्वालिटी प्रोडक्ट देना शुरू करेंगे। ऑडियंस का वो फेथ जीत सकेंगे जिन्होंने सिनेमा देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि हर दूसरा प्रोजेक्ट मीडियोकर या बहुत ही बेकार होता है। आदित्य धार जैसे डायरेक्टर्स इंडियन सिनेमा को उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे जो सत्यजीत रे का विजन था कि मारा बॉलीवुड हॉलीवुड से कम है के। अब बस देखना है कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। तुम्हें क्या लगता है इंडियन सिनेमा को और अलग क्या करना चाहिए ताकि वो हॉलीवुड फिल्म से कंपीट कर पाए? और अगर तुम इंस्टाग्राम बहुत स्क्रॉल करते हो तो प्लीज यार हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना @YogiBaba Productions। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वूशैंग टू तेरी माँ की मैं लूं, वूशैंग टू तेरे बाप को मैं दूं, वूशैंग टू तेरी माँ की मैं लूं, वूशैंग टू तेरे